हेलो, वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम अब नेक्स्ट की जो क्लास है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर मानव भूगोल की यूनिट सेकंड का अगला टॉपिक क्रमानुसार चल रहा है और वो टॉपिक है मानव प्रजातियां और मानव प्रजातियां उनका वर्गीकरण और विशेषताएं। मानव प्रजातियां उनका वर्गीकरण और विशेषताएं। इसके अंदर देखो, जो मानव प्रजातियां वर्गीकरण और विशेषताएं हैं उनमें समय के अनुसार अलग अलग प्रश्न आए हैं। वो प्रश्न इस प्रकार है, वो देखो जो प्रश्न पहला प्रश्न आया वो है प्रजाति का अर्थ क्या है, प्रजाति का क्या अर्थ है, प्रजातियों का वर्गीकरण और उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमेशा इसकी प्रजातियों का वर्गीकरण करना है और उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। एक साल की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था तथा दूसरी साल की परीक्षा के अंदर दूसरा प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न है मानव प्रजाति को परिभाषित कीजिए तथा ग्रिफिथ टेलर का द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसी वर्गीकरण में हम जो ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण है वो समझा देंगे साथ में। तो इस प्रश्न को एक साथ ही अध्ययन करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो देखो उत्तर आंसर स्टार्ट करते हैं। तो मानव प्रजाति का वो अर्थ देखो क्या होता है। तो मानव जाति एक जैविक है। अर्थ देखो, अर्थ में क्या है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचारधारा है या जैविक विचार है। जैविक विचार है, विचार है। इसका अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। यानी समय के अनुसार वो जो शारीरिक लक्षण है, वंशाक्रम है, उनपे वंशाक्रम के द्वारा जो शारीरिक लक्षण है उनमें समानता रखता है। तो ये मानव प्रजाति है। अब देखो इसमें जो टेलर के अनुसार ग्रिफिथ टेलर वैज्ञानिक थे, उन ग्रिफिथ टेलर के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मानव प्रजाति का अर्थ क्या होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ना कि सभ्यता को। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो ये किसने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने कहा। अब देखो इसके बाद में क्रोबर वैज्ञानिक का, क्रोबर वैज्ञानिक ने क्या कहा? इसके आधार पर यह एक जैविक संकल्पना है। क्रोबर ने क्या कहा? यह एक जैविक संकल्पना है, जैविक संकल्पना है और यह कोई सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना नहीं है, और यह कोई सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। नहीं है, ये किसने कहा? क्रोबर महोदय ने। टेलर महोदय ने क्या कहा? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तथा क्रोबर ने क्या कहा? एक जैविक संकल्पना, यह प्रजाति एक जैविक संकल्पना और यह सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। ये किसने कहा? क्रोबर ने कहा था। इसके बाद में हेडन ने क्या कहा? देखो तीसरे वैज्ञानिक आए थे हेडन, और हेडन ने क्या कहा? हेडन ने ये कहा मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है। मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है। मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग, प्राकृतिक लक्षणों का योग, इसके जो प्राकृतिक लक्षणों का योग है दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से
से भिन्न होता है, भिन्न होता है। यानी हेडन जो हेडन वैज्ञानिक है इन्होंने क्या कहा कि मानव प्रजाति में जैविक नस्ल है, प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से भिन्न होता है। यानी एक प्रजाति के जो प्राकृतिक लक्षण है दूसरी प्रजाति से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ये कहा। अब ये प्राकृतिक जो लक्षण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे ही संक्रमित यानी संक्रमित या संचरित होते रहते हैं। अब इसके बाद में आता है हम इस परिभाषा का अंत में निष्कर्ष निकाल के कह सकते हैं कि प्रजाति का अर्थ इस प्रकार के मानव वर्ग से है जिस वर्ग से सभी मनुष्य की शारीरिक संरचना में कुछ बाहरी आकृति जैसे लंबाई चौड़ाई, सिर की आकृति, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति तथा रंग इत्यादि समान हो और रक्त वर्ग एक जैसे हो, यानी कलर यानी ब्लड जो है ब्लड का कलर एक जैसा हो। तो ये क्या है इसकी परिभाषा में और इसकी जो अर्थ है उसके अंदर लिया गया है। अब है प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं, आप इसको लिख लो, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3। इसके बाद में हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं, प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं, प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं निम्न है। अब देखिए इसमें पहली है फर्स्ट, एक नंबर से चलते रहे। प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं उनमें फर्स्ट है प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। जैविक अवधारणा है, इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है। इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं बताते हैं। किसका? प्रजाति का। तो पहली क्या हुई? प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, इसका भाषा, धर्म, जाति आदि से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है नंबर 2, प्रत्येक प्रजाति अपनी विशेषताएं अथवा शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उस प्रजाति को अन्य प्रजातियों से अलग किया जाता है। यानी लक्षण, हर प्रजाति के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं जिनके अनुसार उसको अलग किया जाता है अन्य प्रजातियों से। तो दूसरी हो गई। तीसरी प्रजाति की विशेषता है वातावरण क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इनका कद, रंग, शरीर संरचना, सिर, जबड़ा, आंखें, बाल, होठ आदि में परिवर्तन आ गया है। वातावरण व क्षेत्रीय प्रभावों के कारण परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किस किस रूप में आए हैं? बोले बालों में आए, बोले शकल में आए, बोले कदकाठी में आए, किस प्रकार से? जैसे श्वेत प्रजाति का रंग गोरा होने लग गया और सीधे बाल हो गए और होठ मोटे थे वो पतले हो गए, बस ये है। और बाल घुंघराले और होठ मोटे। अब चौथा है प्रजाति के शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के द्वारा स्थानांतरित, यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? वो जीन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जीन्स पाए जाते हैं उन जीन के द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इन जीन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब पांचवा है कि जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वो जो शारीरिक लक्षण है एक बहुत बड़े समूह में होने चाहिए, यानी बहुत बड़े समूह में वो शारीरिक लक्षण
विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूल रूप से एक समान है, उनमें केवल भारी परिवर्तन है। वो क्या है भारी परिवर्तन? त्वचा का रंग हो सकता है, उसके जो सिर है उसकी और नाक की आकृति हो सकती है, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मूल रूप से एक समान है, यानी मूल यानी जैसे मानव है तो ये तो क्या उसका मूल, परंतु उसकी जो शारीरिक संरचना है वो विभिन्न अलग अलग है। तो मूल रूप से एक है पर शारीरिक संरचना वो अलग अलग है। ये अगला छठी विशेषता होगी। अगली विशेषता है सभी मानव प्रजातियों की बुद्धि में क्षमता समान होती है, यानी बुद्धि क्षमता समान होती है, समान होती है। अगली है जो सातवां आठवां जो भी सातवां आठवां है, समस्त मानव प्रजाति में शिक्षा प्राप्त करने और समायोजन करने की क्षमता होती है। शिक्षा प्राप्त करने व समायोजन करने की क्षमता होती है। क्षमता होती है। ये हो गई। अगली और विशेषता देख लो 9 एक और। जीव विज्ञान की नियमावली के आधार पर वे सभी एक ही वर्ग के जीव है जो कुछ नियमित शारीरिक भिन्नता रखते हैं, यानी एक भी विशेष प्रकार की जो शारीरिक संरचना रखते हैं। ये क्या हो गया? अगली जो है वो भी। तो यानी ये मानव जो प्रजाति है उनकी प्राकृतिक विशेषता होगी। तो आपने मानव प्रजातियों की विशेषता देख ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका लिख लो, तो आपको रफ कॉपी में आपको इसको अंडरलाइन करते रहा आपको, तो आपको धीरे धीरे इसका पता भी रहे भाई क्या करना है, कैसा अगला है। इसके बाद में इससे जो आंसर का है दूसरा पार्ट लेते हैं, और वो दूसरा पार्ट है इनका वर्गीकरण। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो यहां पे करते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण। मानव प्रजातियों को उपयुक्त वर्गीकरण वही हो सकता है जो एक से अधिक शारीरिक लक्षणों से परखा जाए, जो एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को परखा जाए कि ये प्रजाति अलग दूसरी प्रजाति से किस प्रकार से भिन्न है। तो प्रमुख वर्गीकरण भिन्न है। इसमें अलग प्रजाति, तो पहला है कुवियर का वर्गीकरण। कुवियर का वर्गीकरण। कुवियर का वर्गीकरण और कुवियर का वर्गीकरण है, इसमें कुवियर ने क्या कहा था, इस प्रजाति को 3 भागों में बांटा था। मानव प्रजाति को 3 प्रकार से इन्होंने 3 वर्ग बताए। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला क्या बताया इन्होंने? निग्रोइड बताया। दूसरा क्या बताया इन्होंने? मंगोलाइड। दूसरा बताया मंगोलाइड। तीसरा क्या बताया इन्होंने? काकेसाइड। ये 3, यानी ये तो निग्रोइड में क्या होगी? काली प्रजातियां। दूसरा मंगोलाइड में होगी पित्त वर्ण की प्रजातियां, और तीसरा हो गया श्वेत प्रजातियां। श्वेत प्रजातियां ये इनका तीनों का हो गया। कुवियर का वर्गीकरण कंप्लीट
टेलर, इन्होंने इस वर्गीकरण को क्या बता दिया? गलत बताया, क्योंकि ये सर्वोपरि सभी प्रजातियों को वर्गीकरण करने में बिल्कुल सफल सिद्ध नहीं होता है। इसके कारण इन्होंने क्या किया? हेडन ने और टेलर ने इस वर्गीकरण को क्या बता दिया? गलत सिद्ध बता दिया। अब इस गलत सिद्ध बता दिया, इसके बाद में क्या किया? हेडन का वर्गीकरण आया। हेडन यानी एक वैज्ञानिक दूसरे में कमी निकालते हैं और अपने आप को सर्वसिद्ध करने के लिए हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल के उसका सिद्धांत नेगलेक्ट करते हैं और अपना सिद्धांत देते हैं। हेडन का वर्गीकरण हेडन ने भी 3 प्रकार से बताया है। देखो हेडन का वर्गीकरण आता है 2 नंबर पे। हेडन का वर्गीकरण, हेडन का वर्गीकरण हेडन ने भी क्या किया? इन प्रजातियों को 3 ही प्रकारों में बांटा, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? इन्होंने पहला कौन सा बांटा हेडन का? तो 3 प्रकार की बता दी इन्होंने। पहला क्या बोला? उलोट्रिकी हो गई, दूसरी हो गई इनके अनुसार सीमोट्रिकी, तथा तीसरी प्रकार की हो गई इनके अनुसार लियोट्रिकी, उलो, सीमो और लियो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? या इनको अलग उपनाम भी दे दिए। तो यहाँ पे तो इनको दे दिया छल्लेदार बालों वाली प्रजाति, इसको दे दिया छल्लेदार हो गया। इसको दे दिया लहरदार बालों वाली प्रजाति, इसको दे दिया सीधे बालों वाली प्रजाति, अब इनको उन्होंने मंडन किया और कुछ शरीर के जो लक्षण थे उन लक्षणों के आधार पर किया। देखो शारीरिक लक्षण इन्होंने क्या लिया? पहला है उलोट्रिकी प्रजातियां। उलोट्रिकी प्रजातियों में क्या लिया इन्होंने? वह प्रजातियां जिनके केस का काम, इन प्रजातियों के केस का काम इन्होंने कितना लिया? 40 से 60 का, 40 से 60 का वो केस का गागांग हो। और बाल कैसे हो? इनकी विशेषता से छल्लेदार बाल हो, इनकी त्वचा काली होती है, और ये लोग निग्रो तथा नेग्रिटो होते हैं, लंबे कद के होते हैं और नाटे कद के होते हैं। अब दूसरा है सीमोट्रिकी। सीमोट्रिकी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? सीमोट्रिकी जो लहरदार बाल होते हैं वह प्रजाति जिनके केस का गागांग 60 से 70 होता है और बाल कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं। त्वचा का रंग के आधार पर 2 तरह की होती है, काली त्वचा वाली ऑस्ट्रेलियन तथा भूरे कथई रंग की काकेशियन प्रजाति। अब ये वर्ग दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल और अर्मानिया की प्रजातियां पाई जाती हैं। अर्मानिया की। अब है तीसरा है लियोट्रिकी। लियोट्रिकी का मतलब सीधे बाल वाली प्रजाति। इसके अनुसार वे प्रजातियां हैं जिनके बालों का केस का काम लगभग 80 होता है। इनका केस का काम इन्होंने क्या बता दिया? 80 तक होता है केस का काम। कितना होता है? 80 होता है। और बाल सीधे होते हैं। इनका रंग पीला अथवा कतई रंग होता है। इनका रंग कैसा होता है? पीला तथा कतई रंग होता है। इनमें मंगोल प्रजाति के लोगों की आंखें कुछ तिरछी होती है। इनके 3 वर्ग होते हैं। पहला तो चीन, उत्तरी साइबेरियन और मंचूरिया में रहते हैं। इनका चौथा वर्ग रूसी, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया, 5वां वर्ग एशिया साइबेरिया में और 6वां वर्ग तिब्बत, सिक्किम और मलाया में रहता है। ये प्रजातियां चौड़े सिर वाली होती है। ये प्रजातियां किस प्रकार की होती है? चौड़े सिर वाली होती है। अब ये जो था हेडन का वर्गीकरण, पर हेडन का वर्गीकरण भी उपयुक्त नहीं रहा और इसके बाद में ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण आया। तो आप इसको देख लो, इसको देख लिया होगा। इसके बाद में अगला वर्गीकरण लेते हैं अपने ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण।
ग्रेविटी टेलर का वर्गीकरण क्या है? तो तीसरा है टेलर का वर्गीकरण। टेलर ने क्या कहा? टेलर ने सीधे घातांक तथा बालों की बनावट, टेलर ने सीधे घातांक और बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों को 7 वर्गों में विभक्त किया। सीधे घातांक, सीधे घातांक तथा बालों की बनावट तथा बालों की बनावट के आधार पर 7 वर्गों में बांटा, 7 वर्गों में विभक्त किया। अब पहला वर्ग देखो कौन सा था? पहला था नेग्रिटो। नेग्रिटो। दूसरा वर्ग था वो था निग्रो। तीसरा वर्ग है वो है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलाइड। चौथा है वो मेडिटेरियन। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय, जिसको बोलते हैं अपन भूमध्य सागरीय बोल सकते हैं। अगला है नॉर्डिक, अगली है अल्पाइन। ये ग्रेविटी टेलर का वर्गीकरण है। और अगली है मंगोलियन। नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाई और मेडिटेरियन और नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन, ये 7 वर्गीकरण बताए गए। अब देखो एक एक का अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार तो इस प्रजाति का बहुत पतला सिर होता है, बहुत पतला सिर होता है। पहला है नेग्रिटो, पतला सिर होता है इस प्रजाति का। तथा ये नाटे करती होती है। इनका कद कैसा होता है? नाटे करती। इनका रंग कैसा होता है? रंग हो गया चॉकलेटी, चॉकलेटी कलर हो गया। इनकी नाक चपटी होती है, नाक चपटी होती है। इस प्रजाति के लोगों को केश घातांक 40 होता है, यानी केश घातांक कितना होता है? 40। केश घातांक 40 हो गया। बाल सपाट चमकदार होते हैं। इनके चेहरे का जबड़ा बाहर निकला होता है। यह प्रजाति दूरस्थ वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। वनों व पर्वतीय क्षेत्रों में निवास। इसके बाद में है वर्तमान में विश्व में इसमें जो नेग्रिटो के जो जीवित रह गए उनमें है श्रीलंका, मलया, फिलीपाइंस द्वीप और न्यू गिनी, अफ्रीका, कांगो प्रदेशीय वनों में, युगांडा, केमरून तथा अंडमान द्वीपों में रहती है। अब दूसरी है नीलो। यह प्रजाति बहुत लंबे सिर वाली, यह तो बहुत पतले की थी, यह बहुत लंबे सिर वाली, लंबे सिर वाली है। इनका जो सिर का दांत है, सिर का दांत, सिर की जो लंबाई चौड़ाई है उसका घातांक लिया जाता है वो 70 से 72 तक है, 70 से 72 तक होता है। तथा इनके बाल ऊन जैसे होते हैं। बाल कैसे हो गए? ऊन के जैसे हो गए, ऊन जैसे हो गए। और इनका जो केश घातांक है वो 50 से कम होता है। केश घातांक है वो 50 से कम होता है। इनका जबड़ा बाहर निकले हुए होता है, कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तथा नासिका चौड़ी और चपटी होती है। यह प्रजाति अफ्रीका में सूडान, अभी है सूडान, गिनी तक तथा न्यू गिनी, पापुआ प्रदेश में निवास करती है। अब तीसरी लेते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति।
यह प्रजाति लंबे सिर वाली होती है, लंबे, जिसका कपाल गादान बेहतर से चौतर होता है। इसके बाल ऊन के समान बिल्कुल घुंघराले होते हैं। इनके बाल उनके समान केस गादान 50 से 60 होता है। इनकी त्वचा चमकदार त्वचा होती है, वो चमकदार होती है। इनकी जो नाक होती है वो मध्यम चौड़ी होती है, यानी बहुत ज्यादा ना तो लंबी होती है, बहुत ज्यादा ना छोटी होती है। अब इनमें जो इनका जो महाद्वीप है, जो पूर्वी अभी जो निवास कर रही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारों पर निवास कर रही है। और इसका जो अभी उपनिवेश बनने के बाद में ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है वो आकर बसने के बाद भी इस प्रजाति को वहां से बाहर भेज दिया और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थापित हो गई। और यह प्रजाति मध्य दक्षिणी भारत, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप, न्यू मैक्सिको आदि में पाई जाती है। इस प्रजाति को क्या हुआ, उपनिवेश बनने के बाद वहां से भगा दिया गया या धीरे धीरे इसका चेंजेस कर दिया। अब देखो मेडिटेरियन प्रजाति ज्योति बोलते हैं जिसको मेडिटेरियन। इस प्रजाति के लोग लंबे सिर वाले होते हैं। इनका लंबा सिर, इनका जो कपाल अनुपात है 74 से 77 होता है। 74 से 77 होता है। इनकी नाक अंडाकार, बाल घुंघराले होते हैं, केस गादान 70 होता है। इस समय इनमें कुछ परिवर्तन ही हुआ। देखो वो क्या है, ओरिगेनेशियन सबसे प्राचीन मेडिटेरियन वो छोटे करके थे, ओरिगेशियन जिनको बोलते हैं। दूसरा है सेमाइट्स, वर्तमान युग में जो मेडिटेरियन है उनको सेमाइट्स बोला जाता है। इस प्रजाति के ऐसे लोग थे आकर यूरोप, पुर्तगाली, अफ्रीका, मिस्री, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिणी तुर्की में चले गए। अब देखो अगली है नॉर्डिक प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों के सिर मध्यम होते हैं। सिर कैसा होता है, मध्यम होता है। सिर ना लंबा ना ज्यादा चौड़ा, मध्यम होता है। सिर मध्यम होता है तथा ये जो कपाल अनुपात है वो 73 से 82 तक होता है। इनके बाल लहरदार कम घुंघराले होते हैं। बाल होते हैं वो कम लहरदार घुंघराले होते हैं। इनके जो केस का रंग है वो 70 से 75 होता है तथा नाक की जो नाक होती है वो लंबी तथा अगर चोंच है वो बिल्कुल मुड़ी हुई रहती है। अगर जो नाक की अड़ी रहती है जिसको बोलते हैं वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इनकी त्वचा का रंग कुछ गुलाबी रक्त के समान होता है। यह प्रजाति यूरोप, एशिया और अफ्रीका, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रजाति के वर्तमान अवशेष उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला देखो अल्पाइन प्रजाति। अगली जो प्रजाति है वो है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति, इस प्रजाति का सिर चौड़ा होता है। सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है। सिर चौड़ा होता है इस प्रजाति का। केस का दाम 82 से 85 होता है तथा त्वचा का रंग वो भूरा होता है तथा चेहरा जबड़ा एक सीध में होता है। चेहरा और जबड़ा दोनों एक सीध में होता है। चेहरा और जबड़ा एक सीध में होता है। इसकी दो शाखाएं बनी है, वो पूर्वी शाखा जिसमें फिनिक्स, मेरा, नंचू और सियोक्स लोग आते हैं। इनकी त्वचा कुछ पीली होती है तथा प्रागैतिहासिक काल में ये उत्तरी यूरेशिया तक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले भाग में चले गए। दूसरा आता है मंगोलिक, जो लास्ट वाली है प्रजाति वो है मंगोलिक। मंगोलिक प्रजाति ये बाद की प्रजाति जिनको बाद की अल्पाइन प्रजाति भी बोली जाती है। बाद की अल्पाइन प्रजाति भी बोली जाती है। इस प्रजाति का सिर लगभग गोल होता है। सिर है वो गोल है तथा इनका जो कपाल का रंग है वो 85 से 90 तक होता है। 85 से 90
इनके केस सीधे और घोर होते हैं, यानी बिल्कुल केस घातांक 80 से 85 होता है। केस घातांक 80 से 85 होता है। इनका जबड़ा भीतर की ओर, इनकी त्वचा का रंग कुछ पीला व खुबानी होता है। त्वचा का रंग पीला व खुबानी। प्रागैतिहासिक काल में यह प्रजाति केवल एशिया के केंद्रीय भाग में रहती है। इसके बाद ये प्रजाति तुर्कमेनिस्तान तथा पूर्व में महाद्वीपीय तट तक फैल गई। फिर वहां से गई तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद से अब इस प्रजाति में क्या हुआ, वर्तमान में इस प्रजाति के अंदर अल्पाइन, आर्टिक और मेडिटेरियन प्रजातियों का मिश्रण हो गया, जो चीन तथा उसके पड़ोसी देशों में पाई जाती है, जिनको जापान, वियतनाम आदि देशों में धीरे धीरे फैल गई वहां से। अब नोट है कि मानव प्रजाति का विकास क्रम चार जो मुख्य लक्षण, शारीरिक लक्षण है, उनके अनुसार परिवर्तन होता है। वो चार शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, पहले आपने प्रजातियों को उतार लिया होगा या देख लो आपके सामने, फिर भी 10 सेकंड का टाइम आपको फिर से दिया जाता है। मैं मिटा रहा हूं। मानव प्रजाति के विकास में चार शारीरिक, मानव प्रजाति में विकास क्रम में मुख्य रूप से चार शारीरिक लक्षणों में विशेष परिवर्तन हुए। हुए या होते हैं, यानी समय अनुसार हुए भी हैं, होते हैं। तो पहला देखो सिर की आकृति, सेकंड है बालों की आकृति, तीसरा है चेहरे की आकृति, फोर्थ है वो है त्वचा का रंग, सिर की। अब देखो मानव प्रजाति के विकास क्रम में मुख्य रूप से चार शारीरिक यानी चार शारीरिक लक्षणों में विशेष परिवर्तन होते हैं। और वो विशेष लक्षणों में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, पहला तो आ गया सिर की आकृति में परिवर्तन, दूसरा बालों की आकृति, पहले कैसी थी बाद में कैसी होगी, फिर है चेहरे की आकृति किस प्रकार की होगी, दूसरा है त्वचा का रंग किस प्रकार से बदल गया। तो इसमें पहले लंबा कर, अब देखो पहले कैसा था, जैसे पहले लंबा था, लंबा कर, और बाद में किस प्रकार का, बाद में चौड़ा हो गया। दूसरा जैसे बालों की आकृति, पहले कैसी थी, छल्लेदार थी, और बाद में कैसी होगी, सीधी होगी। अगला लेते हैं चेहरे की आकृति, पहले कैसी थी, उत्तल थी, और बाद में कैसी होगी, अवतल। अगला है त्वचा का
काला था, फिर बाद में कैसा हो गया, भूरा हो गया, और भूरा से कैसा हो गया, श्वेत हो गया, और श्वेत के बाद में कैसा हो गया, पीला कलर। तो ये समय के अनुसार अलग अलग कलर में डिफेक्ट होते हैं। तो ये है मानव प्रजातियों का विकासकरण। ये मानव प्रजातियों की जो आपके सामने बता दिया है, मानव प्रजाति क्या करते हैं, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और उनकी मुख्य विशेषताएं कंप्लीट हो गई है ये आपके सामने। तो आपको धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के हम अगले टॉपिक के साथ में नेक्स्ट समय मिलेंगे आपसे, तो उतनी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप YouTube देखते थे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा YouTube चैनल कैलाश संजाट के नाम से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद आप।